हेलो नमस्कार दोस्तों। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बाजार से। तो बाजार कहाँ जा रहा है? बाजार भाई साहब कहीं नहीं जा रहा। बाजार लगभग आधा पौना परसेंट कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। अगर आज मैं बाजार वाइज देखूं तो लगभग निफ्टी आपका 0.2% के आसपास डाउन था। सेंसेक्स भी आपका लगभग 0.40% के आसपास आसपास डाउन था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा 0.37% के आसपास ऊपर चली। और अगर उसी के साथ में बात करूं, आपका जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हैं उनमें लगभग लगभग आपकी 60-70.7 की जो है वो अब उछाल देखी है आपने। मतलब कि उन 0.67 और 0.68 परसेंट के आसपास की हमने उछाल देखी है हल्की फुल्की। तो कहीं मार्केट नहीं जा रहा, मार्केट ऑलमोस्ट वही है। बट लेकिन अगर मैं मार्केट के अलावा आपसे दूसरी बात करूं कि मार्केट के अंदर ही सोना कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो एमसीएक्स पे सोने के आज के रेट 84,300 के आसपास जो रहे बंद हुए। ठीक है, अगर मैं उनकी बात करूं तो सोना कहाँ जा रहा है, तो बेसिकली सोना जो है इसमें सोने में एकदम से भारी ड्रास्टिक अगर आप देखोगे लंबा सा बहुत दिनों से चेंज चला आ रहा है। यानी कि अगर आप वीकली कंपेयर करोगे तो लास्ट वीक से सोना लगभग लगभग 4% के आसपास ऊपर है, और आप मंथली कंपेयर करोगे तो 8% से ऊपर है, और आप अगर ईयरली देखोगे तो सोना पिछले साल से 33% भाग गया है। तो ये सोना जो है इतना ज़्यादा क्यों भाग रहा है, क्या है इसके पीछे का रीजन? इसके पीछे का रीजन बेसिकली ये है कि अब सब लोग जो है थोड़ा सा भाई मार्केट में पैनिक है। सब लोग जो है थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि यार क्या करें क्या नहीं। कि मार्केट में जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, अब आज की तारीख में रोज अपनी ये आया है तो अपनी नीति लेके आ रहा है कि भाई आज अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, इसने नहीं मारी इस पे टैरिफ लगा दूंगा। तो आज की तारीख में ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक जो है वो लोग जो फॉरेक्स रिजर्व रखते थे वो फॉरेक्स रिजर्व ना रख के वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। तो जब गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं तो गोल्ड की डिमांड ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपका प्राइस पे पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, तो ये चीज एक मेजर इफेक्ट ला रहा है जो गोल्ड को ऊपर लेके जा रहा है। बट आप लोग ये कह नहीं सकते हैं कि आज की तारीख में गोल्ड का प्राइस जो है वो फिर आगे के दिन भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा आप लोगों को कि चीन और आपका अमेरिका के बीच में एक अभी बीच में ट्रीटी होने वाली है, ट्रेड ट्रीटी। हाल फिलहाल में उसकी बात चल रही है। तो उस ट्रेड ट्रीटी में ये लोग देखते हैं अपने टैरिफ को कहाँ लेके जाते हैं, अप करते हैं डाउन करते हैं। तो कोई भी मतलब ऐसी एक अनाउंसमेंट अगर नियर फ्यूचर आ जाती है कि भाई सोने को जो वो सोने के भाव में जो गिरावट ला सकती है, तो वो सोना भाई नीचे दोबारा भी आ सकता है, लेकिन इतना नीचे कभी भी नहीं आएगा सोना। जो अभी तक मार्केट के अच्छे अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो लोग आपके एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइनेंशियल एडवाइजर, की सोना जो है साल के एंड में जाकर 84-85 हजार के भाव पे पहुंचेगा। बट वो अभी पहुंच गया विद इन अ मंथ। तो सब लोग परेशान है कि यार अब कैसे प्रिडिक्ट करें। तो उन लोगों की मैं अगर आप देख रहा था वीडियो तो सुन रहा था, तो वो लोग आज अब फिर प्रिडिक्ट कर रहे थे कि साल के अंत का हम लोग लेवल देख रहे हैं कि 88,000 हो सकता है। कोई बोल रहा था कोई 90,000 बोल रहा है। तो यार ये 88,000 90,000 ठीक है, वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट वो 88,000 90,000 भी तब हो सकता है जब सोने को लेकर मार्केट का सेंटिमेंट अपवर्ड हो। अगर अपवर्ड सेंटिमेंट नहीं हुआ तो बेसिकली सोना यहाँ का यहाँ भी रह सकता है, 84-85 हजार के आसपास भी रह सकता है सोना भाई, 82-83 हजार के आसपास भी आ सकता है। बट मेजरली सोना जो है इसी राउंड के आसपास घूमेगा। बट यह है कि अगर हाँ सोने को लेकर ऐसी हुई कि मार्केट में उछल कूद चलती रही और मार्केट में डिमांड बढ़ी, तो हाँ सोना भाई 88,000 के आसपास पहुंच भी सकता है। लेकिन अभी इसको लेकर कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि सोने को लेकर जितने भी अनुमान लगा रहे हैं वो भाई अगर आज कोई नंबर बोलता है अगले दिन जाके सोना उस नंबर तक, मतलब एक विद इन अ मंथ जाके सोना उस नंबर तक टच कर जाता है। तो आज की तारीख में सोने को लेके ऐसा कोई कमेंट जो है वो वैलिड कमेंट नहीं होगा कि सोना यहाँ इस नंबर पर रहेगा, क्योंकि सोने का प्रेडिक्शन जो है अभी थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि ग्लोबली उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ चल रही है। ठीक है, तो ये तो हुई सोने की बात, यानी गोल्ड की। आप लोग अपने हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब दूसरी बात मैं करूंगा। एक मेरे कल फ्रेंड ने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मुझसे क्वेश्चन पूछा। वो मेरे से पूछ रहा था कि अमृत भाई यार एक बात बताओ कि हम लोग अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखने के लिए जो इंश्योरेंस लें वो कौन सा लें। ठीक है, अब बेसिकली उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि उसके पास उसके एक फ्रेंड ने उसे बोला कि यार किसी ने उसे एक ने जबरदस्ती भी चिपका दिया कि यार मेरे को अमृत भाई ये उसको बोला कि यार भाई तुम ये वो ले लो, म्यूचुअल फंड के लिंक स्कीम प्लान है, मार्केट लिंक स्कीम प्लान है, ये ले लो तुम, और ये तुम्हारा जो है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम आज इतने 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 पैसे लगाओगे तो मार्केट में जाके आपको नियर फ्यूचर डेट पे आपको 20 साल बाद 25 साल बाद आप जब भाई रिटायर हो गए और ये होगा वो होगा आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ यार देखो मेरे अकॉर्डिंग, या फिर तुम किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करोगे उसके अकॉर्डिंग लाइफ में आपको सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको मेरे हिसाब से आपको और अपने परिवार के
आपको सिर्फ 2 ही इंश्योरेंस लेने चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो, मतलब अपार्ट फ्रॉम द जनरल इंश्योरेंस। अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस लेनी चाहिए, सिर्फ 2 इंश्योरेंस लेने चाहिए। पहला तो हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी पूरी फैमिली का हमेशा होना चाहिए, ठीक है। कभी नहीं पता कि कौन सी बीमारी आ जाए, और जितना अर्ली से अर्ली हो सके आप अपना लाइफ में वो उतना अर्ली हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें, ठीक है। एटलीस्ट एक मेरे को जो मानता हूं मैं, आपको 5 से 10 लाख रुपए तक की अमाउंट का एक एवरेज हेल्थ इंश्योरेंस पूरे इंडिया में, सभी लोगों का, इंडिया में क्या ग्लोबली अपने उनकी कंट्री के हिसाब से सभी लोगों का होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे हर बंदे के पास एक टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस क्या करता है? टर्म इंश्योरेंस आपके पीछे, आपके बाद, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को सिक्योर करता है। तो लाइफ में जब तक आप हो तो आप लोग फाइनेंशियली कुछ ना कुछ करके मैनेज कर ही लोगे परिवार को, बट आपके जाने के बाद भी आपके परिवार के पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेफ्टी होनी चाहिए, आपके माँ बाप के पास, आपके वाइफ के पास, आपके बच्चों के पास। तो उसके लिए आपके पास टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस कितना हो, इस चीज को लेकर सबके अलग अलग मान्यताएं हैं, सबके अलग अलग फैक्टर, सबकी अलग अलग कैलकुलेशन है। बट मेरे हिसाब से एक जो जेन्युइन कैलकुलेशन कहती है, आपको अपने एक्सपेंस, एवरेज एक्सपेंस का लगभग 20 से 25 टाइम रखना चाहिए एनुअल एक्सपेंस का। यानी कि अगर सपोज आपके एनुअल एक्सपेंस जो है 6 लाख रुपए गए तो आपको 6 दूनी 12, यानी अगर मैं मानूं तो लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास का आपको, 1.5 करोड़ का 12 हुए तो लगभग आप मतलब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास हुआ। फिर भी आपको टू बी प्रिसाइज आपको 1.5 करोड़ तक का आपको अपना टर्म इंश्योरेंस आपको रखना ही चाहिए। ये एक एवरेज आज की तारीख में हर परिवार के पास अपना इतना सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये मैं कहता हूं। अब इसमें क्या, अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेने जाओगे ना मार्केट में, तो टर्म इंश्योरेंस आपको अगर आपने अर्ली स्टार्ट कर दिया, यानी कि आपने अगर 25-26 साल के आसपास स्टार्ट कर दिया, तो 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको भाई मैं मानता हूँ 1200-1300 के आसपास मिल जाएगा। अगर आपने भाई 30 साल की उम्र में स्टार्ट करा तो वो मानता हूं मैं आपको वो लगभग 1700-1800 के रेंज में पड़ेगा, 1800-1900 के रेंज में। अगर आपने भाई 36-35 साल की एज में किया तो वो लगभग आपको पड़ेगा 2400-2500 के आसपास का। लेकिन वो आपको 1.5 से 2 करोड़ का इंश्योरेंस जो है वो आपकी फैमिली को पूरा कम से कम अच्छा ठीक ठाक से कवर रखेगा। मतलब हर कंपनी के अलग अलग इंश्योरेंस है, लेकिन आपकी फैमिली जो है वो कवर जरूर होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया वो भी अगर आपने अर्ली स्टार्ट कर दिया, मैं राइट से एग्जांपल लेता हूँ, आपने 30 साल की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट कर दिया 10 लाख रुपए का, जिसकी आपको मंथली कॉस्ट जो पड़ रही है लगभग पड़ रही है वो 1500 रुपए के आसपास। आपने जो दूसरा नंबर पे आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, टर्म इंश्योरेंस आपने अपना फैमिली का जो 30 साल की एज में ही स्टार्ट करा, वो आपने अगर मैं एवरेज लेके चलूं 2 करोड़ की रेंज का ले लिया आपने, तो 2 करोड़ रुपए के पास आपकी जो टर्म इंश्योरेंस की आपकी जो किस्त आ रही है मंथली, वो आ रही है लगभग 2500 रुपए के आसपास, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, ठीक है। तो 2500 रुपए प्लस 1500 रुपए यानी 4000 रुपए आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कि आपके कल के दिन में आपको कोई बीमारी हो जाए, कल के दिन में आपको लेके कोई आपकी भाई डिजीज हो जाए तो आपकी फैमिली सिक्योर है। बस इतना इंश्योरेंस के नाम पे जरूर कराना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर कार एंड अदर इंश्योरेंस। जनरल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन चीजों के अलावा आपको इतना जरूर कराना चाहिए। बाकी इंश्योरेंस लिंक कोई भी स्कीम आप लोगों को एडवाइजेबल नहीं है। आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, बट मैं क्यों कहता हूं कि एडवाइजेबल नहीं है यार, इससे ज्यादा पैसा आप अगर लगाओ ना मार्केट में, अगर आप ढंग से किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप इससे ज्यादा पैसा लगाओ, ये आपने 4000 अलग रख दिया निकाल के, ठीक है। यानी कि आपको अगर बीमारी या हेल्थ पर्सपेक्टिव कुछ होता है तो आप सिक्योर हो, आपको लाइफ में आपके जाने के बाद आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली सिक्योर है। इसके बाद मैं ये समझ के चलता हूं कि अगर आपको कोई और, जैसे आप स्कीम लेके चल रहे हो, कुछ लेके चल रहे हो, आप उस बचे हुए पैसे से, मैंने देखा मार्केट में, जब मेरा जो दोस्त था वो बता रहा था लगभग उसे 1,20,000 रुपए के आसपास की किस्त देनी है एनुअल, ठीक है, यानी कि मोटा 10,000 रुपए महीने की। अब मैं कहता हूं उसी बचे हुए 10,000 की जगह जो 6,000 रुपए से है, आप उस 6,000 रुपए को मार्केट में उसकी SIP शुरू कर दो, उससे ज्यादा रिटर्न पालोगे जितनी आपने जो उस मार्केट लिंक स्कीम प्लान को दे दी होगी, जो आप, और उसके बाद 36 वो अलग की कल के दिन में आप अगर निकालने जा रहे हो, नियर फ्यूचर आपको जरूरत पड़ गई भाई 5 साल बाद 6 साल बाद, तब आप फिर परेशान उस चीज को लेके, ठीक है। तो मेरे आपसे यही सजेशन रहेगा, सबसे पहली चीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो ये चीजें, और उनसे बात करके आपको क्या करना है, अपने आप को अपना प्लान बनाना है कि आपको यार भाई साहब कितने रुपए का आपके फैमिली के पास और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कितने रुपए का आपकी फैमिली के पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। कौन कौन आपके फैमिली का अर्निंग मेंबर है, उन सबका अलग अलग टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए कि उनको अगर इंपैक्ट होता है तो आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी। यानी आप और आपकी वाइफ दोनों है तो दोनों का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब उसके नंबर पे
उसके बाद तीसरे नंबर में लेता हूँ कि अगर आपकी फैमिली में, आपकी मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में आपके मदर फादर भी हैं, अगर आप अलग रहते हो या कुछ, आपके मदर फादर भी हैं, तो मदर फादर आपसे पहले सिक्योर होने चाहिए, आपसे पहले भी, क्योंकि उनके उनके हेल्थ इश्यूज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अभी सिर्फ 30 ही साल के हैं। अपना चाहे आप जाके फिर 35 में ले लेना, लेकिन अपने मदर फादर का आप अगर 30 से ले लोगे, 28 से ले लोगे, तो वो भी उनकी अर्ली एज होगी, तो आप लोगों को उतना जल्दी आपको उनकी किस्त में बेनिफिट मिल जाएगा, उतनी ज्यादा बीमारियों का कवर आप पहले से पहले ले पाओगे, तो आप पहले उनका लें फिर अपना लें। ये भी एक आप रूल बना लें। तीसरे नंबर पे जाएं और अपनी इनकम असेस कराने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट रेशो निकालें कि हम लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आपकी जो इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है 20,000 रुपए है, ठीक है, तो अब आपने जो आपकी मतलब इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को लेके सब टोटल इन चीजों की कैपेसिटी मिला के 20,000 रुपए की, तो इस 20,000 रुपए की कैपेसिटी में आपने 4,000 रुपए निकाल दिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लस आपका टर्म इंश्योरेंस के लिए। बाकी के बचे 16,000 रुपए, वो आप अपने उसे डिस्ट्रीब्यूट करके अदर अदर इनकम में, भाई आपको मतलब कि क्या चाहिए, कुछ एक फिक्स इनकम भी होनी चाहिए कि कल के दिन में कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो फिक्स इनकम का सोर्स बना रहे, ठीक है। यानी कि आप रिस्क फ्री, यानी कि आप एफडी करा सकते हैं उसका, भाई एफडी के अलावा हमारे पास काफी सारे और भी ऑप्शन है, जैसे एफडी करा सकते हैं, एफडी के अलावा हम लोग क्या है लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं उस पैसे को। लिक्विड फंड भी ऑलमोस्ट एफडी के बराबर ही देता है, बट उसमें कोई लॉक इन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे आप लोग एक अपना इस तरीके के म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं जो लार्ज कैप ओरिएंटेड हो। अगर आप जाना चाहो आपकी थोड़ी एक, ठीक है, तो आप अगर आपकी एज कम है 30-35 के आसपास है, तो आप मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में भी डाल सकते हैं, जो भाई आपका पैसा जो है वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और बाकी आप जो बचा कुचा पैसा है आपका, अगर आप सपोज मानते हैं 5 या 6 हजार रुपए अपने जो उस बचे हुए फंड में से आप 5 या 6 हजार रुपए है, उसको आप स्मॉल कैप फंड में ज्यादा, अगर आप हैवी रिस्की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी रिटर्न ज्यादा चाहते हैं उस पर, ठीक है, तो आप लोग स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है, सबसे पहले प्लान करो, प्लान करने के बाद अपने इंश्योरेंस प्लान करो, इंश्योरेंस प्लान करने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट प्लान करो। और भाई साहब इन सब चीजों के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो कि यार मार्केट लिंक इंश्योरेंस प्लान ले लिया, भाई 10 साल बाद तेरा पैसा इतना होगा, 20 साल बाद इतना होगा। इंश्योरेंस के नाम पे दो ही इंश्योरेंस, सबसे बेस्ट इंश्योरेंस जो मैं समझता हूँ, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरे नंबर पे टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ और टर्म आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके बाद जो आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी चीज मार्केट में ले रहे हो, लिंक प्लान ले रहे हो, अगर आप कंपेयर करोगे वो कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कि 19-20 रहेंगे। बाकी आप लोग भाई कुछ समझदार हो, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं कि आप मुझे अगर मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास एक राइट है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जाके कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे इसमें से कितने पैसे जो हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं। लेट सपोज वो कहता है कि भाई तुमने 10,000 रुपये महीने दिए, 10,000 रुपये में से मैं तुम्हारे 6,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप उस 6,000 रुपये का रिटर्न लेके आओ, लगाओ, और आप ये कंपेयर करो जो बाकी वो 4,000 रुपये में क्या आपको मार्केट से 4,000 रुपये में उतने रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है जितना वो दे रहा है। तो पहली चीज इंश्योरेंस कवर करो, फिर दूसरे पार्ट में वो जो 6,000 रुपये वाला आपका पार्ट जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पार्ट को कंपेयर करो कि यार क्या 6,000 रुपये में मुझे मार्केट से मुझे भी इतनी रिटर्न मिल रही है जितना ये दे रहा है। क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप मार्केट में जाओगे आपको अच्छी खासी, अगर आप एक टाइम पीरियड अच्छा टाइम पीरियड मार्केट में स्पेंड करने वाले आप प्लेयर हो, तो आपको लगभग मार्केट में कुछ में नहीं तो 15-16% तक मिल सकती है। मतलब मैं भाई इस चीज को लेकर कमेंट नहीं कर रहा, आप लोगों को वो नहीं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आपको उसको पॉइंट नहीं लेकर चलना है भाई मार्केट में, लेकिन हाँ इस लेवल की रिटर्न्स गई हैं, अच्छी रिटर्न गई हैं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, मार्केट आपको अच्छा ही देगा जो देगा। बट मार्केट में अप एंड डाउन आते रहते हैं, इसलिए आपको अपनी डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो। आपको ये चीजें तो आपको बेसिकली आप लोगों को सबको एक नॉलेज में होनी चाहिए कि मेरे को कितना अपना इंश्योरेंस कराना है, कौन कौन सा इंश्योरेंस कराना है, और उसके बाद जो मेरा पैसा बचा उस पैसे को मेरे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो अपना सबसे मेन चीज है, सब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओ, फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने मिलके अपनी ये सारी चीजें डिस्कस करो, ठीक है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो मैं एक और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अपनी तरफ से कोई अच्छी चीज बता रहा है तो उस एडवाइस को मानो, समझो उस चीज को। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग अपने उसमें जाके ईगो में जाके अपनी किसी उसमें जाके कि नहीं भाई हमें अच्छी खासी नॉलेज है कि मार्केट में नहीं यार इसका इतना नहीं इतना मुझे रिटर्न मिल रहा है, मैं तो यहाँ कवर हो गया। फिर आप लोग अगर उस चीज को कंसर्न करके मार्केट में अगर आप उसको कंसर्न करके उससे डिबेट करोगे तो वो बोलेगा ठीक है यार भाई तुम हाँ आप अच्छा सही से चल रहे हो, ठीक है आपका यही है। तो बेसिकली उससे पूछो कि आपने अगर ये बोला तो क्यों बोला, और आपने अगर ये कंपेयर करके बताया तो मुझे इसमें कितनी रिटर्न मिल रही है और इसमें कितनी रिटर्न मिल रही है। वो आप जब उससे डिसाइड कर जब आप बताओगे तो वो आपको फिर उसमें खोल के बताएगा कि आप अगर यार अपनी वाली स्कीम में जा रहे हो तो उसमें अगर मार्केट लिंक की स्कीम में जा रहे हो इंश्योरेंस में तो आपको उसमें इतना इतना पैसा मिल रहा है, और आप अगर
डायरेक्ट मार्केट में खुद इन्वेस्ट कर रहे हो और अलग से इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको उसमें कितना पैसा मिल रहा है। तो ये चीज़ें मतलब ये बेसिकली डिबेटेबल चीज़ें हैं, लेकिन ये है फैक्ट। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, मतलब मेन चीज़ अगर मैं देखता हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों के पास एक कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, वो लोग उनकी भाई 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से उन लोगों के जो इंश्योरेंस करा देते हैं, ठीक है, वो जाकर उसमें फंस जाते हैं। अब वो जब अपना ही पैसा वापस लेने जाते हैं तो वो उसके जो उन्होंने उनसे 1.5-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ले लिए होते हैं, तो उसी को वो पैसे को लगभग 75% आपके हाथ में देते हैं, 25% तुरंत काट लेते हैं। आपकी जरूरत में आपका पैसा ही आपके हाथ में कट के आता है। तो ऐसे मतलब ये बेसिकली आज फ्रॉड नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने आप लोगों की कंसेंट ली है, आप लोगों के सिग्नेचर लिए हैं सब जगह पे, आप लोगों को पहले बताया था चीजें, लेकिन फिर भी वो चीजें बहुत सारी हिडन रहती हैं, क्योंकि वो लोग क्यों कहाँ गलत हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको एनालाइज नहीं किया। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को कौन एनालाइज करके बताएगा? एक फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं, उसको सही सही बताएं कि हम लोग यार क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कितना सिक्योर होना चाह रहे हैं। तो सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों को साथ साथ लेके चलें, समझ के चलें। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को बोलिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।